साथ जुड़कर सबसे पहले नारा बुलंद करेंगे। जगह आराम से जाना, ठीक ना? बोलिए गोंडवाना गठबंधन पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। यही हमारी समस्या है। ईश्वर ने हमको आवाज दिया, ईश्वर ने हमको गला दिया, फेफड़ों में ताकत नहीं है, लेकिन आवाज ही नहीं निकलती है। और इसी कारण लोग मनमानी करते हैं, हमको दबाते हैं, हमको लूटते हैं। जरा शेरों की तरह गरज कर आवाज दीजिए, गोंडवाना गठबंधन पार्टी जिंदाबाद, गोंडवाना गठबंधन पार्टी जिंदाबाद। बाबा हीरा सिंह मकराम अमर रहे, बाबा हीरा सिंह मकराम अमर रहे, बाबा हीरा सिंह मकराम अमर रहे। मैं सिंगरौली की दुनियादारी को सादर नमन करता हूँ, सेवा जोहार करता हूँ। पेड़वासी दादा हीरा सिंह मकराम के चरणों में सेवा जोहार करता हूँ, नमन करता हूँ। और आज हम सबके बीच में मध्य प्रदेश में जो हमारी अगुवाई कर रहे हैं, गोंडवाना गठबंधन पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मंडला से चलकर पहुंचे इंजीनियर कमलेश टेकाम जी, उनको भी सादर सेवा जोहार। हेलो। मंच पर हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय रूप नारायण कोए जी उपस्थित है। बैठा है यार, हमारे प्रदेश संगठन मंत्री भाई तेज प्रताप सिंह उइके जी, हमारे पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष राम सिंह जायसवाल जी, उमरिया से चलकर पधारे हुए श्री विजय बहादुर पटेल जी, हमारी आबादी का प्रतिनिधित्व कर रही हमारी मातृशक्ति, हमारी बड़ी बहन दीदी शांतिलाल खुशरू जी, कहाँ ले डॉक्टर हमारे सिंगरौली जिले के अध्यक्ष सिद्धार्थ प्रताप सिंह जी, काट दे मोबाइल, वीडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग करते। हाँ हाँ काट। प्रदेश रेवती सिंह मरावी जी, फोन काट देना। रीवा से पधारे हुए श्री हरीश तिवारी जी। मंच हमारा बहुत सशक्त है, बहुत मजबूत है। जो मंच पर बैठे हुए सबकी विशेषता है, सब दूर दूर से चलकर आए हैं आपको ताकत देने के लिए, आपकी आवाज उठाने के लिए, आपके साथ संघर्ष से संघर्ष करने के लिए। मैं उन सभी के चरणों में सेवा जोहार करता हूं, उसका सादर प्रणाम करता हूं। और सामने जो आप लोग बैठे हुए हैं, वो भी सिंगरौली जिले के विभिन्न गांवों से पधारे हुए हमारी माताएं बहनें बैठी हुई हैं, हमारे नौजवान साथी आए हुए हैं, हमारे बुजुर्ग लोग आए हुए हैं। मैं आप सबके चरणों में भी सेवा जोहार करता हूँ, दोनों हाथ जोड़कर आपको प्रणाम करता हूँ। साथियों, आज की जो ये सभा है हमारी, ये शुरुआत है। अभी दादा हमारे रूप नारायण कोए जी कहते थे कि एक जमाना था कि जब गोंडवाना की आवाज होती थी तो पूरा रामलीला मैदान भर जाया करता था। लेकिन ये 20 साल पहले की बात है। इन 20 सालों में सोन नदी में बहुत पानी बह गया, बहुत परिवर्तन आया है। इसलिए हम सबको नए सिरे से शुरुआत करनी पड़ रही है, नए सिरे से अपनी बात करनी पड़ रही है, नए सिरे से लोगों को जगाना पड़ रहा है। लोग अपने को भूल गए थे कि हम किस सभ्यता के लोग हैं, किस संस्कृति को मानने वाले लोग हैं, हमारा धर्म क्या है, हमारा कर्म क्या है।
जिस तरीके का शेर का बच्चा जब मेमनों के बीच में रहता है, बकरियों के बीच में रहता है, तो वो भी मैं करने लगता है। हमारे गोंडवाना के लोग भी जो है मैं करने लगे, संघर्ष जरूर बोलने लगे। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि बीच में जो हमारे बीच में से जल शक्ति बने, वो जल शक्ति स्पीकर का काम करते थे। वो हमारी आवाज नहीं उठाते थे, हमारे संघर्ष नहीं करते थे, हमारे लिए डिमांड नहीं रखते थे, सरकार से लड़ते नहीं थे। वो सरकार की भाषा बोलते थे, बड़े बड़े लोगों की भाषा बोलते थे, इसलिए हम लोग भी उसी की भाषा बोलने लगे। अरे ये चित्रकी विधानसभा से विधायक है, मंत्री दादा सिंह चीटर है, ये धौली विधानसभा क्षेत्र में विधायक है कुंवर सिंह, ये भी चीटर है। ये गोड़ों के बीच में आता है और गोड़ों के बीच में जाकर बात करते हैं कि हम भी गोड़, तुम भी गोड़, हमारा देव एक, हमारा देव एक, हमारे परिवारों को हमारे नाम हो। लेकिन कभी गोड़ों के हित की बात नहीं करते, कभी गोंडवाना के बात नहीं करते, कभी गोंडवाना संस्कृति की बात नहीं करते, कभी गोंडवाना धर्म की बात नहीं करते, कभी गोंडवाना सभ्यता की बात नहीं करते। ये भी सत्यनारायण की कथा करते हैं। इसीलिए हमारे लोग अपने को भूल गए। जिस तरीके से जंगल में एक छोड़ दिया जाता है, कील को करके दूसरे तमाम कीचड़ों को आकर्षित करता है, और फिर उसके बाद बहेलिया जो है शिकारी बाकी सब कीचड़ों को अपने जान में फंसा के चल देता है। ठीक इसी तरीके से राधा सिंह हो, चाहे कुंवर सिंह हो, चाहे शरद कौल हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी के जो विधायक है, उनको आपसे कोई लेना देना नहीं है। आपकी सभ्यता, संस्कृति, बोली, भाषा, धर्म किसी से कुछ लेना देना नहीं है। केवल कील का बोलकर अगर आपको फंसाते हैं, आपको लुभाते हैं, तो आपको आपके रास्ते से, आपके धर्म से, आपके धर्म से चुप कर देती है, अलग कर देती है। इनको पहचानो। जब तक आपके अंदर अपना स्वाभिमान जागृत नहीं होगा, जब तक आप अपने आप को नहीं पहचानोगे, अपने पुरखों की ताकत नहीं जानोगे, अपने देवताओं की ताकत नहीं जानोगे, अपने पेन खाना की ताकत नहीं जानोगे, अपने बूढ़ा देव की ताकत नहीं जानोगे, अपने बड़ा देव की ताकत नहीं जानोगे, तब तक इसी तरीके से रुकते रहोगे। कभी अडानी आएगा, कभी अंबानी आएगा, कभी तीसरा पूंजीपति आएगा, कभी चौथा पूंजीपति आएगा, आपसे आपकी जमीन छीनता जाएगा, आपसे आपका पेन खाना छीनता जाएगा, आपसे आपके देव छीनता जाएगा, आपसे आपके पूर्वजों की जो परंपराएं हैं, सभ्यताएं हैं, उसको छीन लेगा। और हम कभी अपना डेरा उठाकर यहाँ रखेंगे, कभी वहां रखेंगे। इसीलिए आज की सभा आयोजित की गई, आपको दिवाली के लिए आपकी अगर कोई बात करता है, आपके लिए अगर कोई संघर्ष करता है, तो केवल एक ही राजनीतिक दल है, एक ही राजनीतिक दल है, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, कोई दूसरा राजनीतिक दल नहीं। और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी केवल घोड़ों की बात नहीं करता, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी गरीबों की बात करता है। यहाँ पर मंच पर जितने लोग बैठे हुए हैं, कोई पूंजीपति नहीं है, कोई धंधा सेठ नहीं है। हम लोग गरीब परिवार से लोग निकल कर आए हैं, अपना पैसा लगाते हैं, अपनी पूंजी लगाते हैं, अपना परिश्रम लगाते हैं, और लोगों के लिए संघर्ष करते हैं, लोगों के लिए आवाज बुलंद करते हैं। राजनीति हमारे लिए कोई कमाई का जरिया नहीं है। राजनीति में हम आए हैं सेवा करने के लिए, राजनीति में हम आए हैं लोगों की मदद करने के लिए, राजनीति में हम लोगों के दुख दूर करने के लिए, राजनीति में आए हम लोगों का आंसू पोंछने के लिए, राजनीति में आए हम नौजवानों के संघर्ष की लड़ाई लड़ने के लिए, राजनीति में हम माताओं बहनों का सम्मान करने के लिए, हम पैसा अर्जित करने के लिए नहीं आए हैं राजनीति में। और इसीलिए गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ही आपकी सच्ची हृदय पार्टी है। आज हम दो प्रमुख मांगों की बात करना चाहते हैं आपसे। ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, बहुत चालाक आदमी है, बहुत चालाक आदमी। हम सबने किताबों में पढ़ा था कि अंग्रेज लेके हम करते थे, फूट डालो और राज करो। मोदी जी अंग्रेजों के बाप है, अंग्रेजों के बाप है। मोदी जी समाज के अंदर जहर घोलते हैं, कभी हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़ाते हैं, कभी आदिवासी के विरुद्ध ब्राह्मणों को खड़ा करते हैं, कभी
समाज, हिंदुस्तान का समाज लड़ता रहेगा, कटता रहेगा, भिड़ता रहेगा, तब तक मोदी जी प्रधानमंत्री बने रहेंगे। इसी समाज को लड़ाने के लिए मोदी जी एक बिल लेकर आए, यूजीसी बिल, और यूजीसी बिल लागू नहीं हुआ। लेकिन जो हमारे ब्राह्मण भाई हैं, हमारे जो ठाकुर भाई हैं, वो पगला गए, सड़कों में आ गए, मोदी जी को गाली देने लगे। ऐसा लगने लगा कि मोदी जी राष्ट्रवाद पता नहीं कहां से कब से एससी एसटी ओबीसी के बड़े हितैषी हो गए हैं, इसलिए ये ब्राह्मण लोग, ये ठाकुर लोग मोदी जी को गाली दे रहे हैं। कौआ कान लेकर किसी ने अपना काम देखा नहीं कि ये यूजीसी बिल है क्या? ऐसा ना मिल और केवल मोदी जी को गाली नहीं, उनके गांव में जो अनुसूचित जाति का व्यक्ति है, उनके गांव में जो आदिवासी भाई है, उनके गांव में जो पिछड़ा वर्ग के भाई है, उनको भी शंका की नजर से देखने लगे। यही तो मोदी जी चाहते थे, यही तो मोदी जी चाहते थे। जब ये दवा गर्म हो गया, इसको लेकर आंदोलन होने लगे, रैलियां होने लगी, तो मोदी जी ने अपने एक आदमी को सुप्रीम कोर्ट भेजा और सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया। वो पिछड़े वर्ग के हितैषी नहीं है, वो हरिजनों के हितैषी नहीं है, आदिवासियों के हितैषी नहीं है, वो लागू भी नहीं करना चाहते थे। अगर लागू करना चाहते थे तो मैं कहता हूं कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जो है यूजीसी बिल के समर्थन में है, क्योंकि ये यूजीसी बिल जो है हमारे बच्चों के भविष्य के लिए जो शिक्षा परिषद के साथ अन्याय होता है, जो विश्वविद्यालय के साथ भेदभाव होता है, जो विश्वविद्यालय में जो शिक्षा होती है, हमारे जो नौजवान पढ़ लिखकर तैयार होते हैं, जो विश्वविद्यालय में जो प्रोफेसर प्रोफेसर बनने का अवसर नहीं मिलता है, उसको संरक्षण देता है। हम उस बिल के पक्ष में हैं, लागू तो करो, लेकिन लागू नहीं करेंगे। मकसद नहीं है कि जो हमारे आदिवासी भाई बहन बैठे हुए हैं, इनके बच्चे भी प्रोफेसर बन जाए, इनके प्रोफेसर बच्चे भी जज बन जाए, इनके बच्चे भी कलेक्टर बन जाए, एसपी बन जाए, ये मकसद नहीं है उनका। उनका मकसद है इनको आपस में लड़ाकर राजनीतिक रोटियां सेकना, राजनीतिक रोटियां सेकना। अगर वास्तव में हमारे आदिवासी समाज को उत्थान करना चाहते तो अभी मध्य प्रदेश में सिविल जज के 121 पदों की भर्ती हुई थी। 121 पद आदिवासियों के लिए आरक्षित थे, लेकिन एक की भी भर्ती नहीं हुई। मध्य प्रदेश में मोहन सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की, और दिल्ली में मोदी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। इस डबल इंजन की सरकार के कार्यकाल में एक भी आदिवासी लड़के की भर्ती नहीं हुई। 121 पद आरक्षित थे, क्यों नहीं हुई? इंटरव्यू में सबसे आगे लिख दिया गया, नॉट फॉर सुटेबल कैंडिडेट, कि पद के लिए योग्य नहीं है ये आदमी। कितना बड़ा है, सोचो जरा। हमारे बच्चे पहले कितना अभाव में संघर्ष करते हैं, सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, कोई हमारे पास पैसा तो नहीं है कि उनके प्राइवेट स्कूल में पढ़ाए, उनको कोचिंग दिलवाए। सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, अपनी मेधा और प्रतिभा के कारण संघर्ष करके वो परीक्षाएं पास करते हैं, लिखित परीक्षा पास करते हैं, लेकिन जब इंटरव्यू में नंबर आता है, इंटरव्यू में हमारे बच्चों को फेल कर दिया जाता है। ये मोदी काल में होता है, मोदी काल में होता है। आज विश्वविद्यालयों को जाकर देखो, विश्वविद्यालय में आज भी जो है पिछड़े वर्ग के, अनुसूचित जाति के, अनुसूचित जनजाति के 80% पद खाली है। 80% पद खाली है। क्यों खाली है? इसलिए नहीं कि पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग में कोई योग्य आदमी नहीं है, इसलिए खाली है क्योंकि एक साजिश है कि अगर ये पद खाली रहेगा और एक बार दो बार की परीक्षा में कोई व्यक्ति अगर इस पद को नहीं भर पाएगा तो फिर ये पद जो है सामान्य वर्ग के लिए कन्वर्ट कर दिया जाएगा और फिर उसमें कोई सामान्य वर्ग का व्यक्ति भर्ती हो जाएगा। आजादी के 75 साल 80 साल बीत गए हैं, लेकिन अभी भी हमारा समाज न्याय के लिए संघर्ष कर रहा है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जो जज हैं, हमको लगता है कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट
कोर्ट जाएंगे तो हमारी बात समझी जाएगी, लेकिन हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में भी जो जजों का कंपोजिशन है, जो जजों की संख्या है, उंगली में गिने जा सकते हैं कि कितने आदिवासी जज हैं, कितने अनुसूचित जाति के जज हैं, कितने पिछड़े वर्ग के जज हैं। सारे के सारे जज अधिकांश संख्या में सामान्य वर्ग के। ऐसे में आपको कैसे न्याय मिलेगा? आप सोचते कि ये हमारी जो जमीन ले ली गई, हम न्यायालय में जाएंगे, न्यायालय में हमारी सुनवाई होगी और हमारे पक्ष में फैसला होगा। नहीं होगा आपके पक्ष में फैसला अडानी के पक्ष में होगा, अंबानी के पक्ष में होगा, बड़े बड़े पूंजीपतियों के पक्ष में होगा, क्योंकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी आप पीड़ा समझने वाला कोई नहीं है, आपके दुख दर्द समझने वाला कोई नहीं है। उसको नहीं मालूम है कि विस्थापन का दर्द क्या होता है, उसको नहीं मालूम है कि अगर कोई व्यक्ति विस्थापित हो जाता है तो उसके बाद बच्चों से क्या गुजरती है। कोई व्यक्ति विस्थापित हो जाता है, उसके बच्चों की शिक्षा किस तरीके से प्रभावित होती है, बच्चों का लालन पालन किस तरीके से प्रभावित होता है, नहीं मालूम है लोगों को। कितना बड़ा घोटाला है, 900 करोड़ का घोटाला। यहाँ पर जो मुआवजा बटा जमीनों का, जमीन आपकी गई और पैसा लूटकर कौन ले गया? पैसा लूटकर कौन ले गया? जो यहाँ पर एसडीएम था, जो यहाँ पर पटवारी था, जो यहाँ पर बाबू था, जो यहाँ पर कलेक्टर था, जो कर्मचारी वो बाहर के लोग हैं। बदला में चले जाओ, कितने लोगों ने मकान बनाए? क्या किसी लोकल आदमी ने मकान बनाया? सब बाहर के लोगों ने जमीन खरीद उन्होंने कोने में मकान बना लिया। क्यों बना लिया? क्योंकि आपके हक को लूटना चाहते थे। 900 करोड़ का घोटाला है, 900 करोड़ का। अगर 900 करोड़ आप सभी को मिल जाता तो आपकी जिंदगी बदल जाती, आपकी किस्मत बदल जाती, आपके बच्चों का भविष्य बदल जाता। आपके बच्चे जो है अच्छे खासे घरों में रहते, आपके बच्चे जो है गाड़ी में करके घूमते, आपके बच्चे भी उच्च शिक्षा प्राप्त करते, ऊंचे पदों को सुशोभित करते, लेकिन 900 करोड़ पर डाका डाल दिया गया आपके नाम। और इसीलिए इस 900 करोड़ के मामले की जांच करने की बात हमने कही है। इसमें लोकसभा चल रही है, लोकसभा से बिल्कुल मजाक हो गई है। आप जरा सोशल मीडिया में देखो कि लोकसभा में चर्चा क्या हो रही है। आप अपना जनप्रतिनिधि क्यों चुनते हो? आप अपना जनप्रतिनिधि इसलिए चुनते हो कि आपका जनप्रतिनिधि जाएगा तो आप आवाज उठाएगा, आपके लिए आवाज उठाएगा। लेकिन वहां पर चर्चा हो रही है कि मोदी जी का सीधा 56 इंच का बचा कि नहीं बचा। जनरल नरवणे की किताब पे चर्चा हो रही है, एसपी फाइलों पर चर्चा हो रही है। मैं कहता हूँ खूब चर्चा करो, जनरल नरवणे की किताब पे चर्चा करो, वंदे मातरम पे चर्चा करो, एसपी फाइल पे चर्चा करो, लेकिन इसमें हमारे इस गरीब भाई का चेहरा दिखता है क्या? क्या इनकी भूख दिखाई देती है क्या? हमारे नौजवानों की बेरोजगारी की समस्या का हल है क्या इसमें? हमारे माताओं बहनों में सम्मान की बात है क्या इस चर्चा में? हमारे गरीब जो जमीनें लूटी गई हैं, उस जमीन को वापस दिलाने का कोई मसला है? नहीं है। इसलिए समस्या से ध्यान भटकाने के लिए कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों भाई भाई हैं। कांग्रेस और भाजपा भाई भाई, और एक क्या नारा है? एक डॉक्टर एक कसाई। तो भारतीय जनता पार्टी वाले डॉक्टर पक्के में डॉक्टर है और कांग्रेस भी कसाई है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो बासी बेरदम इतना बड़ा जंगल कट गया, कांग्रेस के लोग जो विधानसभा में विधायक है उन्होंने कूद फांद करके बड़ा नाटक किया, जैसे आपके हित की बात करने के लिए आए, पूरा काफिला लेकर आए, दौरा कर रहे, कह रहे हैं कि बासी बेरदम में ऐसा अन्याय हो गया, वैसा हो गया। अरे बासी बेरदम में जो जंगल कटा, किसके कारण कटा? ये जंगल कटा कांग्रेस के कारण, क्योंकि कांग्रेस की जब सरकार थी उसने कानून बनाया था, उसके कानून की आड़ लेकर अडानी ने ये जंगल काटा। भारतीय जनता पार्टी ने तो अनुमति दिया, लेकिन कानून किसने बनाया? कानून बनाया था कांग्रेस पार्टी ने।
ये जंगल काटने के लिए कुल्हाड़ी किसने बनाई है? कांग्रेस पार्टी ने बनाई। इसलिए मैं कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी कसाई है। अब भारतीय जनता पार्टी के दावा इसलिए है कि भारतीय जनता पार्टी के जिस नेता को भी देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साधारण से साधारण नेता को देखिए, सब अरबपति हैं, सब बड़ी बड़ी गाड़ी चलते हैं, लूट का माल आ रहा है, लूट का माल आ रहा है। 10 साल यहाँ पर रिकी पाठक सांसद रही है, बताओ किसी के लिए कुछ बनाया क्या? लेकिन अपने लिए सिंगरौली में बहुत बड़ा घर बना लिया, जैसे पार्लियामेंट है ना, लोकसभा, उसी के डिजाइन पर सिंगरौली में घर बना हुआ है रिकी पाठक का, सीधी में घर बना हुआ है रिकी पाठक का। अगर आज रीवा से चलकर रेल लाइन सिंगरौली में नहीं पहुंच पाई है, इसका श्रेय रिकी पाठक को है। 10 साल के अंदर रिकी पाठक और रिकी पाठक के परिजनों ने जो रेल लाइन है इसका डाइवर्जन बदलवा दिया। अगर रेल लाइन पहले बलगवा आने वाली थी तो कोतवाली जा रही है। क्यों जा रही है? क्योंकि रास्ते में जो जो जमीनें थी वो जमीन रिकी पाठक और रिकी पाठक के परिवार के लोगों ने खरीद की है और उसका लंबा चौड़ा मुआवजा लिया है। भू माफियाओं के साथ मिलकर उन्होंने आपके पैसे पे डाका डाला है। और नहीं तो ये रेल लाइन तो कब किया पर आ जाती। करती क्या थी? जब भी सदन चलता था, एक गुफा है वहाँ पे चुईया पहाड़ी में, उस गुफा में जाकर एक फोटो खिंचाकर आ जाती थी और रेल लाइन का निरीक्षण किया सांसद ने। ये जो वर्तमान में सीधी के सांसद है राजेश मिश्रा, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। पहले कहा कि 1 साल के अंदर रेल लाइन आ जाएगी, 1.5 साल का समय बीत गया। 1 साल के अंदर ये सीधी से सिंगरौली सड़क बन जाएगी, 1.5 साल बीत गया। अब उनको मालूम चल गया कि अब लोग बाग सवाल पूछेंगे, अब लोग बाग उलाहना देंगे, अब कोई हमारा स्वागत नहीं करेगा, अभिनंदन नहीं करेगा, माला नहीं पहनाएगा। तो कहा कि जब तक ये सड़क नहीं बन जाएगी, रेल नहीं आ जाएगी, तब तक मैं माला नहीं पहनूंगा। अरे दादा, तुमको माला पहनाने के लिए इतना उत्सुक कौन है? कौन पहनाने के लिए दौड़ा आ रहा है तुमको? 13 साल हो गए ये सड़क बनते हुए, लेकिन आज तक पूरी नहीं हुई है। 2 बार शिलान्यास हो गया है। और कितना जनप्रतिनिधि कमजोर आपने चुना है। राजेश मिश्रा से ज्यादा कमजोर सांसद सीधी जिले की आज तक कभी नहीं हुआ। अपनी समस्या को राजेश शुक्ला के ऊपर कंधे पर रखते हैं। राजेश शुक्ला बयान देते हैं कि सड़क अगले साल बन जाएगी। राजेश शुक्ला बयान देते हैं कि रेलवे लाइन ये 1 साल के अंदर, ये अप्रैल के अंदर यहाँ पे सीधी में रेल आ जाएगी। क्यों भाई? केवल राजेश शुक्ला ही रोटी खाते हैं, राजेश मिश्रा रोटी नहीं खाते? केवल राजेश शुक्ला ही नेता है क्या? राजेश मिश्रा नेता नहीं है। केंद्र का मामला है रेलवे लाइन का। राजेश शुक्ला तो विधायक है, मंत्री है, तो मध्य प्रदेश का है, कोई केंद्र का है क्या? और राजेश शुक्ला इतनी योग्यता होती तो सिंगरौली जिले के प्रभारी मंत्री थे, राजेश शुक्ला बनवा देते ये रोड के दुख के मारे और सड़क मार्ग से आते नहीं थे, हेलीकॉप्टर से आते थे, क्योंकि मंत्री थे तो उनकी दोस्ती जेपी से थी, उनकी दोस्ती अडानी से थी, उनकी दोस्ती अंबानी से थी। जनता इस रोड से परेशान रहे तो परेशान रहे। राजेश मिश्रा राजेश शुक्ला को यहाँ आमंत्रित करके यहाँ की जनता की आशाओं अपेक्षाओं को राजेश शुक्ला के कंधे पर रखकर पूरा करना चाहते हैं। इससे कमजोर जनप्रतिनिधि कोई नहीं हुआ। अरे भाई, तुम सांसद हो, तुम भी रेल मंत्री से मिलते हो, रेल मंत्री के बगल में बैठते हो, तुम सांसद हो, तुम परिवहन मंत्री से मिलते हो, तुम बात नहीं कर सकते हो क्या? राजेश शुक्ला ठेकेदारी लेंगे सीधी जिले की। अगर राजेश शुक्ला को ही सब करना है तो आने दो राजेश शुक्ला को। राजेश शुक्ला को चुनाव लड़ाओ यहाँ पर। गोडवाना गठन पार्टी उनका स्वागत करेगी, हम तैयार हैं। अगर तुम्हें दम नहीं है तो हटो किनारे। साथियों, जो आपकी समस्याएं, आपकी समस्याओं के लिए अभी हम लोगों ने तय किया है कि हम जिला प्रशासन को ज्ञापन देंगे। लेकिन ये ज्ञापन जो है, ये ज्ञापन समस्या का हल नहीं है, हमको मालूम है। लेकिन मैं आपके माध्यम से जिला प्रशासन को चेतावनी देना चाहता हूं कि ये लड़ाई की शुरुआत है, अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है।
एक ज्ञापन में हमारी लड़ाई नहीं रुकने वाली है। मैं पूरे सीधी संसदीय क्षेत्र के एक गांव में भ्रमण करूंगा और जहां जहां पर इस तरीके की समस्याएं, विशेष रूप से विस्थापन की समस्या है, जहां पर गरीबों के हकों पे डाका डाला गया है, अगले 3-4 महीने के अंदर मैं आपके गांव में आऊंगा, आपके साथ दरी में बैठूंगा, दरी में बैठकर एक एक व्यक्ति की समस्या सुनूंगा और किस तरीके से उनके साथ अन्याय हुआ, किस तरीके से उनका मुआवजा कम किया गया है, किस तरीके से उनको पेड़ का मुआवजा नहीं दिया गया, किस तरीके से उनको कुओं का मुआवजा नहीं दिया गया है, किस तरीके से उनकी 2.5 एकड़ से ज्यादा जमीन ले ली गई लेकिन नौकरी नहीं दी गई है। एक एक चीज का हिसाब लूंगा, एक एक चीज का हिसाब लूंगा और इस सरकार को आपके हक को देना पड़ेगा, देना नहीं पड़ेगा, नहीं तो आपके दम पर हम इस सरकार को बदल देंगे। और इस बार गोंडवाना गठबंधन पार्टी कोई टोकन लड़ाई नहीं कर रही है। इस बार हमने तय किया है कि हम मध्य प्रदेश के 230 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव लड़ेंगे। हम मध्य प्रदेश के 230 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव लड़कर ऐसी परिस्थिति पैदा करेंगे, या तो गोंडवाना गठबंधन पार्टी की सरकार बनेगी और नहीं तो गोंडवाना गठबंधन पार्टी के बिना कोई सरकार नहीं बनेगी। और जिस दिन गोंडवाना गठबंधन पार्टी की सरकार बनेगी या गोंडवाना गठबंधन पार्टी के दबाव की सरकार बन गई तो चाहे अडानी हो, चाहे अंबानी हो, चाहे बड़े कलेक्टर कोई चंद्रशेखर शुक्ला सोच रहा है कि मैंने ट्रांसफर करा लिया मैं बच जाऊंगा, पानी के बूंद नहीं छोड़ेंगे। जहां भी हो चंद्रशेखर शुक्ला सुन लो, गोंडवाना की सरकार बनेगी तो एक एक पैसा निकाल लेंगे, एक एक पैसा निकाल लेंगे। तुम्हारे बाप का पैसा नहीं है, यहाँ सिंगरौली की जनता का पैसा है, गरीबों का पैसा है, एक एक पैसे का हिसाब लेंगे। लेकिन इसके लिए आप सभी को संकल्प लेना पड़ेगा, आप सभी लोगों को गोंडवाना के साथ मजबूती के साथ खड़ा होना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे लोग आएंगे, कांग्रेस पार्टी के लोग बहुत सारे लोग आएंगे, आपको भरमाएंगे, आपको लुभाएंगे। आपको भय और लाभ लालच से दूर रहना पड़ेगा और कटिबद्ध होकर पूरी दृढ़ता के साथ गोंडवाना के साथ संघर्ष करना पड़ेगा, तो ही जाकर आपकी समस्याओं का हल हो सकता है। गोंडवाना गठबंधन पार्टी पिछले 20-25 सालों से संघर्ष कर रही है। दादा हीरा सिंह मरकाम ने पूरे सीधी संसदीय क्षेत्र में घूम घूम कर अलग जगह ये दिया जलाया है, लेकिन वो दिया जो है अभी मशाल नहीं बन पा रहा है, मशाल नहीं बन पा रहा है। दुनिया नीचे से ऊपर जा रही है, आगे से पीछे से आगे जा रही है। एक हमारी गोंडवाना गठबंधन पार्टी है और गोंडवाना गठबंधन पार्टी के आप सभी समर्थक हैं, हम आगे से पीछे जा रहे हैं, ऊपर से नीचे आ रहे हैं। बहुत सारे लोग मिलते हैं कि हम दादा के साथ घूमे, दादा के साथ संघर्ष किया, दादा के साथ हमने पैदल यात्रा किया, दादा के साथ आंदोलन किया, दादा के साथ यहाँ गए, दादा के साथ वहाँ गए। अरे दादा के साथ गए भैया, खूब गए, खूब संघर्ष किया, परिणाम क्या है? परिणाम 2-5 सालों में राजनीतिक दलों ने अपनी सरकार बना ली। हम 25 साल से इतना बड़ा वोट बैंक लेकर, इतना बड़ा जन समर्थन लेकर घूम रहे हैं, लेकिन अभी तक हम अपनी बात नहीं बनवा पा रहे हैं, अपनी सरकार नहीं बना रहे हैं। धिक्कार है हमको। और इसलिए अगर सरकार बनानी है तो 230 सीटों पर लड़ना पड़ेगा, और केवल लड़ना नहीं है, ढंग से लड़ना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। तभी जाकर हम जो नारा लगाते हैं, क्या नारा लगाते हैं? बना के रहेंगे, ऐसे गोंडवाना नहीं बनेगा। मरी मरी आवाज, दहाड़ो दहाड़ो, लोकतंत्र में आपकी आवाज का महत्व है। बना के रहेंगे, बना के रहेंगे, बना के रहेंगे। राज करेगा, राज करेगा, राज करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।